गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 30 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,000 करोड़ का जो है उद्घाटन, परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनका इन क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और क्वेश्चन आपको याद भी हो जाए और आप जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो इनका जो पहला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बन रही है। एक वहाँ पे रोजगार जो है बहुत ही बढ़ेगी। अभी यूपी के लोग यूपी में ही काम करेंगे, है ना। हमारा बिहार जो है बहुत ही पिछड़ रहा है। तो बिहार बिहार ही रह जाएगा, हमको लग रहा है ऐसा। लेकिन यूपी जो है बहुत ही विकसित बन रही है अभी राज्य। ठीक है, तो अभी जो है बुलंदशहर में 19,000 करोड़, यानी कि 19,000 करोड़ बहुत ही होता है। 19,000 करोड़ का जो परियोजना है वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो 25 जनवरी को किया गया है। अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। उन्होंने बुलंदशहर की सूरत बदलने का ऐलान किया है। तो सूरत में बदलने का, यानी कि सूरत जो राज्य गुजरात में जो सूरत है, वो डायमंड सिटी बोलते हैं उसको। तो उन्हीं को अब बुलंदशहर जैसा ही सूरत जैसा ही बुलंदशहर को करने वाले हैं पीएम मोदी। ठीक है, इसमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें रेल, सड़क, तेल व गैस की शहरी विकास एवं आवास जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। देखिए, इतने सारे जो परियोजनाएं ला रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ बिहार में भी अच्छे 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 परियोजना आना चाहिए, है ना। नहीं तो बिहार ऐसे ही पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाएगा। अगला पॉइंट वो आप जान लीजिए। पीएम मोदी ने राष्ट्र को ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, यानी कि आईआईटीजीएन भी समर्पित की है। तो आपको पूछा अगर जाए कि कहाँ पे आईआईटीजीएन की पीएम मोदी ने समर्पित किया है, तो आपको ग्रेटर नोएडा याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 29 जनवरी को हुई थी। ठीक है, यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, इसमें 48 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य जो होते हैं भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए, 29 जनवरी को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उम्रदराज का मतलब हुआ कि एज थोड़ा ज़्यादा होगा उसका। वो सबसे पहले जो है भारतीय खिलाड़ी बने हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। ठीक है, तो उनका नाम है अ, रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना इसका नाम है। यहाँ पे करेक्ट आंसर गलत दिया हुआ है, तो रोहन बोपन्ना इनका नाम है। इनका पॉइंट जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनका पहला पॉइंट है, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 27 जनवरी को कैरियर का पहला मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है ग्रैंड स्लैम खिताब रोहन बोपन्ना के द्वारा 27 जनवरी को जीता है। ठीक, जीत लिया गया है। ठीक है, इनका जो उम्र है 43 वर्ष का उम्र है, इसके लिए उम्रदराज खिलाड़ी बताया गया है। ठीक है, इनसे पहले भी यह रिकॉर्ड जो है नीदरलैंड्स के जूलियन रोजर के नाम था। ठीक है, जिन्होंने 40 साल और 9 महीने की उम्र में 2022 के फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता था। तो 2022 में जो फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता था, वो उनका नाम था जीन जूनियर रोजर। ठीक है, उनका जो उम्र था 40 साल और 9 महीने था। लेकिन अभी जो रोहन बोपन्ना है, उनका जो एज है 43 वर्ष की उम्र है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उम्रदराज के खिलाड़ी बने हैं वो रोहन बोपन्ना बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार परीक्षा पे चर्चा 2024 में किए हैं? तो देखिए, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते रहते हैं। तो इस साल जो 2024 में किया गया है वह 7वीं बार किया गया है। ठीक है, तो 7वीं बार जो है स्टूडेंट से वो बातचीत किए और परीक्षा पे वो चर्चा किए, परीक्षा के बारे में वो और मोटिवेशन किए बच्चों को। ठीक है, वहाँ पे 3000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस देश के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की, जो कि 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति अपने देश में आए थे, उन्हीं के साथ मुलाकात की। इनका जो पॉइंट है आप जान लीजिए। इसमें मुलाकात के समय इन्होंने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL और एरियन स्पेस के बीच उपग्रहों को लॉन्च करने पर सहमति बनी है। तो एक अपने आप में ये करंट अफेयर्स बन जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है किसके साथ मुलाकात करने के बीच में समझौता किया था कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और एरियन स्पेस के बीच उपग्रहों का लॉन्च करने की सहमति कब बनी थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करके उन्होंने समझौता किया था, ठीक है। इसके अलावा टाटा और एयरबस में मिलकर नागरिक हेलीकॉप्टरों यानी कि H125 का उत्पादन करने का भी समझौता किया है। तो इसके अलावा टाटा और एयरबस जो है उन्होंने नागरिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। इसी बीच भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि साल 2026 को भारत फ्रांस नवाचार इनोवेशन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए 2026 को अभी फ्यूचर में आने वाली है, अभी 2024 चल रही है, तो फ्यूचर में भारत जो है भारत फ्रांस का नवाचार इनोवेशन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए किसके द्वारा कहा गया, तो यह विदेश सचिव जो है विनय क्वात्रा जी उसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2021-22 जारी किया गया है, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। साथियों यहाँ पे ऊपर में आपको डेली करंट अफेयर्स ये जो दिख रहा है आपको, एक मिनट में पेन ले लूँ, ये जो डेली करंट 28 जनवरी 2024 दिख रहा है ये गलत है, ये 29 जनवरी और 30 जनवरी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये गलत है। चलिए इग्नोर कीजिएगा इसको। क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया गया है, तो यह राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस जो है 27 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। हर साल मनाते हैं 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस यानी कि नेशनल जियोग्राफिक डे, ठीक है। चलिए इनका अगला पॉइंट वो जान लीजिए। 1888 में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। तो कब से शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस से मनाने की शुरुआत, तो 1888 में ही शुरुआत हुई थी, जो कि 27 जनवरी को हर साल मनाते हैं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इनका अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन को समर्पित करते हैं, नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन को समर्पित करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हर साल का मनाते हैं, तो 27 जनवरी को मनाते हैं। कब से शुरुआत हुई थी, तो 1888 ईस्वी में ही शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, किसको किसको पुरस्कार दिया जाता है वो आप जान लीजिए। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी विज्ञान शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण व्यक्तियों को कई पुरस्कार देकर सम्मानित करती है, जिसमें से हार्वर्ड पदक देते हैं और पुरस्कार, उसके बाद रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर देते हैं, एलिजा स्किडमोर पुरस्कार, गिलबर्ट एम ग्रोसवेनर एजुकेटर ऑफ द ईयर भी देते हैं, और बफट पुरस्कार यानी कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी भी देते हैं, ठीक है। तो 4 पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है, तो नाइट्रोजन गैस से जो सजा दी गई है वो सबसे पहले अमेरिका देश में दी गई है, ठीक है, वो पहली बार ही दिए हैं, ठीक है। तो 25 जनवरी को अमेरिका के अलाबामा में कनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है, ठीक है। और जो अमेरिका में जो है 1980 से ही जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत की सजा दी जा रही है, तो 1980 से ये चल रही है, ठीक है। अच्छा है कि हमारे भारत में ये सब लागू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडेक्शन यानी कि GI टैग मिला है, ठीक है। तो GI टैग का जो फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्शन, आपको अगर फुल फॉर्म पूछते GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियोग्राफिकल इंडेक्शन होता है, ठीक है। तो किस राज्य में 12 उत्पादों को दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनके NABARD के द्वारा जिला विकास प्रबंधक कमल राय जो वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के हैं, उनके द्वारा 12 उत्पादों को GI टैग मिलने की घोषणा की है। इनसे पहले भी 18 उत्पादों को GI टैग अरुणाचल प्रदेश में मिल चुका है, ठीक है। और GI टैग किसे दिया जाता है, तो GI टैग जो कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर पाई जाती है उसी को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग मिलते हैं, ठीक है। तो अभी 12 उत्पादों को अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाला है। चलिए सॉरी मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों 26 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण 29 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं वो आपको याद रखने हैं।
देखिए महत्वपूर्ण दिन आपको याद रखने ही रखने हैं, क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो 25 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो अगर दिन पूछ दे तो आपको दिन याद रखने हैं। तो 29 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो आप याद रख सकते हैं, जिसमें कि वर्ष 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हिकीज बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र जो अंग्रेजी में हिकीज बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था वो 1780 में हुआ था। हिकी गजट या बंगाल गजट दोनों कह सकते हैं। यह कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर का कोलकाता से प्रकाशन हुआ था, तो यह कोलकाता से प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा के इस समाचार पत्र को संपादक जेम्स ऑगस्ट हॉकी थे। तो इसके जो संपादक थे वो उनका नाम था जेम्स ऑगस्ट ऑगस्ट हॉकी थे, हिकी थे। क्या नाम था पूरा? जेम्स ऑगस्ट हिकी, ठीक है, जो कि इसके संपादक थे। अंग्रेजी भाषा इसके द्वारा ही लाया गया था, जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। चलिए कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में 29 जनवरी को हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1916 में पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर पहली बार हमला किया था। तो जर्मनी पे पहली बार जो फ्रांस ने हमला कब किया था? पहले विश्व युद्ध में, तो 1916 में 29 जनवरी को दिन ही किया था। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1939 में राधा कृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी। तो राधा कृष्ण मिशन जो सांस्कृतिक संस्थान थी उनकी स्थापना जो है 1939 ईस्वी में 29 जनवरी को दिन की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। तो भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी कब बना था? तो 1992 ईस्वी में 29 जनवरी के दिन बना था। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था। तो जो एक्ट आप पढ़ते हैं तो उनको 1953 को जो रद्द कर दिया था, एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को, और भारत सरकार के द्वारा 1994 ईस्वी में 29 जनवरी के दिन किया गया था, ठीक है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। साथियों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। साथियों, आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, क्योंकि कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं कंटेंट बनाने में। आपके पास सिर्फ 10 मिनट की वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे का समय होता है। साथियों, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर हो, तो उनको टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। उसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। उनकी मेहनत जो है आप ही के लिए करती है, तो आपको आपसे वो कुछ भी मांगती नहीं है, कुछ भी फीस वगैरह नहीं। आप अगर पेड बैच करते हैं तो वहाँ पे फीस तो लेते ही होंगे, लेकिन अगर फ्री पढ़ाते हैं तो उनके लिए आप सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप हमसे जुड़ सके, ठीक है। चलिए साथियों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद,